हेलो मित्रों, अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26वें से स्टार्ट करते हैं। 26वां क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। तो ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है, बताइए। ऑप्शन दिया है वस्तु के द्रव्यमान, ब दिया है तापांतर, स दिया है विशिष्ट ऊष्मा और द दिया है सभी। क्या हो जाएगा आंसर आपका, बताइए। ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? तो देखिए, वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर और विशिष्ट ऊष्मा सभी पर करती है, ठीक ना। ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर, तापांतर पर, विशिष्ट ऊष्मा पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो यानी 126 का क्या हो जाएगा आपका? 126 का आपका हो जाएगा द, ठीक है। द वाला जो आंसर होगा यानी सभी। चलिए अगले बात करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है। विशिष्ट ऊष्मा का क्या सूत्र है भाई? देखिए, विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र होता है Q बराबर mHT, ठीक है। Q बराबर mHT। तो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? Q बराबर mHT। तो देखिए, ओ वाला जो ऑप्शन है आपका Q बराबर mHT, तो इसीलिए ऑप्शन है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया कहलाती है। जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया कहलाती है, ठीक ना। यानी जल वाष्प के द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अ दिया है वाष्पन, ब दिया है संघनन, श दिया है ऊर्ध्वपातन और द दिया है कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। वाष्पन क्या होता है? तो देखिए, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग जल ले लेते हैं, जल को हम गर्म करते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि जब जल वाष्प के रूप में उड़ने लगता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पन। अच्छा, संघनन किसे कहते हैं? तो संघनन की, मान लीजिए जो जल है, हम इसको गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? वाष्प के रूप में उड़ने लगता है, ठीक है। कतेली में मान लीजिए हम लोग जल रखे हुए हैं और उसको ढक्कन से ढके हुए हैं, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको मिलेगा तो जल क्या हो जाएगा? वाष्प के रूप में उड़ने लगेगा। उसके बाद जब उस कतेली के ढक्कन से टकराएगा तो वह क्या हो जाएगा? जल पुनः जो है गैस से द्रव के रूप में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संघनन, ठीक है। यानी वाष्प का द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। यानी गैस को द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन, ठीक ना। आगे बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो किसी भी ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वह सीधे ही वाष्प के रूप में उड़ने लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, ठीक ना। कोई भी ठोस वस्तु है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन आप जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे द्रव अवस्था में न बदल के सीधे गैस अवस्था में बदलते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज। ऊर्ध्वपातज क्या होता है? तो कपूर हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, ठीक है, नौशादर हो गया, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी ऊर्ध्वपातज हैं, ठीक ना। जब इसको हम गर्म करते हैं तो सीधे ये द्रव में न बदल के ये सीधे गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आपका कह रहा है कि जल वाष्प के द्रव में बदलने की क्रिया। द्रव में किस में बदलता है भैया? जल वाष्प। संघनन कहलाएगा, ठीक ना। क्या कहलाएगा? जल वाष्प के द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी? संघनन कहलाएगी, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया अभी बताएं आपको,
अगर कोई द्रव है, अगर वह वाष्प में बदल रहा है तो हम क्या बोलते हैं, उसको वाष्पन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाष्पन। तो इसलिए अ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गलनांक नहीं बोलेंगे, ना संघनन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, उसको वाष्पन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो ऊर्ध्वपातन मैंने बताया अभी, है ना, नौशादर और कपूर, ये दोनों ठोस पदार्थ होते हैं। जब इनको हम गर्म करते हैं तो ये सीधे द्रव में न बदल के सीधे गैस अवस्था में बदलते हैं। ठीक है, तो नौशादर और कपूर, ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 100 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं। मैंने अभी बताया कि जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, इसमें जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको गर्म करते हैं तो ये द्रव में न बदल के सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो ऑल आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर, पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर या परावर्तित होकर पुनः वापस आती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति सुनाई पड़ती है, कहलाती है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु जब किसी वस्तु से टकराती है और टकरा के पुनः सुनाई देती है तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया, वो हमारी प्रतिध्वनि होती है। क्या होती है, प्रतिध्वनि। यानी ध्वनि की क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि। यानी ध्वनि हमारी जब जाती है, टकराती है और टकरा कर पुनः वह ध्वनि हमें दोबारा सुनाई पड़ती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, आपका श। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। तो बताइए किस आवृत्ति के बीच की ध्वनि व्यक्ति को सुनाई पड़ती है। और दिया है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ब दिया है 20 हर्ट्ज, स दिया है 5 हर्ट्ज यानी 5 हर्ट्ज और द दिया है 20 हर्ट्ज से कम। तो क्या हो जाएगा अभी, तो आपका हम लोग जो हमारी कान जो सुनती है वह 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुनती है। ठीक ना, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुनती है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा सही, और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 से और 20 से नीचे कम कौन सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से कौन सुन सकता है, कुत्ता। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कौन सुन सकता है, कुत्ता। कुत्ते की जो सुनने की कैपेसिटी होती है वो बहुत तेज होती है, क्योंकि 20 हर्ट्ज से भी कम की ध्वनि को ये सुन सकता है ना। अगर कंपन हो रहा है ज़मीन पे तो उसको भी ये सुन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। बीओडी क्या है भाई, इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ना, टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा होता है। बीओडी क्या है, व्हाट इज बीओडी। ठीक है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन का डिमांड है, यानी जल में कितना ऑक्सीजन का डिमांड है। ठीक है, तो ये क्या बताता है भाई, तो अ दिया है जल प्रदूषण का मापन, ब दिया है वायु प्रदूषण का मापन, स दिया है मृदा प्रदूषण का मापन और द दिया है सभी। तो इसमें आपका सही क्या हो जाएगा, ये जल प्रदूषण का मापन करता है। ठीक है, बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जल में उपस्थित ऑक्सीजन की कितनी खपत हो रही है, कितनी डिमांड है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, जल प्रदूषण का मापन, है ना। इससे जल प्रदूषण का मापन होता है कि कितना जल प्रदूषण है। ठीक है, तो आपका ओ ऑप्शन सही हो जाएगा।
ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है? तो अ दिया है पृथ्वी का गर्म होना, ब दिया है पृथ्वी का ठंडा होना, स दिया है दोनों, द दिया है कोई नहीं। तो आप बताइए ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग का संबंध जो है पृथ्वी के गर्म होने से है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अ, पृथ्वी का गर्म होना। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें। ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है, ठीक ना, इसके कारण क्या है उसकी बात किया जा रहा है। तो अ दिया है उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, ब दिया है दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, स दिया है दोनों, और द दिया है कोई नहीं, ठीक ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग होता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी पैदा होती है, ठीक है। और गर्मी की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का जो बर्फ़ है वह पिघलता जा रहा है। तो ये आपका आंसर अब क्या हो जाएगा? दोनों, ठीक है। उत्तरी ध्रुव की बर्फ़ पिघलना और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ़ जो है पिघलना, ये दोनों आप सबका आंसर सही हो जाएगा। अगले बात करते हैं, ओजोन परत को कहते हैं। ओजोन परत क्या है? तो देखिए ओजोन जो परत होता है ये हमारा क्या है? जीवन रक्षक परत कहलाता है, ठीक है। ये क्या है? जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत नहीं है। ये क्या है? जीवन रक्षक परत है। ये हमारी सुरक्षा करता है। कैसे करता है भाई? तो ये सूर्य से निकलने वाले जो अल्ट्रा वायलेट रे होती हैं, यानी पराबैंगनी किरणें, उनको ये अवशोषित करने का काम करता है, जिसके वजह से पृथ्वी पर अल्ट्रा वायलेट रे नहीं आ पाती है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों से बचे रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है भाई? जीवन रक्षक परत, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन रक्षक परत। आगे बात करते हैं, ओजोन परत के क्षरण का कारण है। ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या भाई? तो इसमें आपका आंसर दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और स दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, और द दिया है सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए ओजोन परत के क्षरण का जो मुख्य कारण होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको हम बोलते हैं CFC, ठीक ना। क्या बोलते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक ना। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे निकलता है? तो ये आपका AC हो गया, उसके बाद फ्रिज हो गया, ठीक ना, शेविंग क्रीम हो गया, परफ्यूम हो गया, इनसे ये गैस निकलती है CFC। ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है जो हमारे ओजोन परत को दिन प्रतिदिन ये उसका ह्रास करती जा रही है, यानी उसका क्षरण करती जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक गैस है। तो हमें कम से कम AC, फ्रिज, परफ्यूम का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, ताकि ये हमारा ओजोन परत है उस नुकसान से बच सके। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बात करते हैं, दाब का सूत्र है P बराबर। तो आप जानते हैं P बराबर होता है, क्या होता है भाई? P बराबर होता है F/A। मैंने आपको पीछे बता भी चुका हूँ। P बराबर क्या होता है? F/A, ठीक है। P मतलब क्या होता है? प्रेशर यानी दाब, F मतलब फोर्स, और A मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक ना। तो P बराबर F/A होता है। दाब का सूत्र क्या होता है? P बराबर F/A, ठीक ना, बल बटा एरिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्कल मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल किसका मात्रक है भाई?
तो आप जानते हैं ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक तो होगा नहीं, ऊर्जा क्या मात्रक होता है बताइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर आप बताएंगे। दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक ही पास्कल होता है, ठीक है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो पास्कल का मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल किसका मात्रक है, दाब का, ठीक है। पास्कल मात्रक क्या है, पास्कल मात्रक किसका है, तो क्या बताएंगे आप, दाब का मात्रक है पास्कल, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक बताइए। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है भाई, पास्कल है कि बार है कि कैंडेला है कि केल्विन है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक, तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, ये आपका पास्कल हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, पास्कल। चलिए आगे बात करते हैं। बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब, ब दिया है दाब, स दिया है संवेग, और द दिया है ऊर्जा। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है भाई बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए जल्दी। तो वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है, अरे बैरोमीटर से मापा क्या जाता है भाई, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक ना। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो वो आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। द्रव में दाब का सूत्र है, द्रव में दाब का सूत्र क्या होता है, द्रव में दाब का सूत्र ओ दिया पी बराबर एच डी जी, ब दिया पी बराबर एच जी, स दिया है आपका पी बराबर एफ है, और द दिया है सभी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो द्रव में दाब का मात्रक क्या होता है, पी बराबर एच डी जी, पी बराबर एच डी जी, ये आपका ओ आंसर सही हो जाएगा, याद रखेंगे। द्रव में दाब का सूत्र क्या होता है, पी बराबर एच डी जी। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण के प्रकार हैं, तो प्रदूषण आप जानते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, है ना, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये सभी क्या है, ये प्रदूषण के प्रकार है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर, सभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। आगे बढ़ते हैं। मीना माता रोग होता है बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मीना माता रोग किससे होता है, जल में पारे से, जल में नाइट्रोजन से, जल में ऑक्सीजन से, और दो दिया है सभी से। बताइए मीना माता रोग किससे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीना माता रोग बराबर पूछे जाते हैं सीटेट टेट के एग्जामों में, ठीक है। डीएलएड में भी आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे इसमें, जल में पारे से, जल में उपस्थित जो पारा होता है उसी की वजह से मीना माता रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है, तो अ दिया है आपका पेयजल में नाइट्रेट से, ब दिया है पेयजल में फ्लोराइड से, स दिया है पेयजल में क्लोरीन से, और द दिया है सभी से। तो क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है, तो क्या बताएंगे भाई बताइए, पेयजल में नाइट्रेट की वजह से, ठीक है। तो पेयजल में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक है तो उससे कौन सा रोग होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ओ आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तरंग गति कितने प्रकार की होती है, तो तरंग गति कितने प्रकार की होती है, ओ दिया है 1, ब दिया है 2, स दिया है 3, द दिया है 4। तरंग गति कितने प्रकार की होती है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी। तो ये तरंग गति 2 प्रकार की होती है, ठीक ना।
ये आपका आंसर ब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बन के दो अपर रूप हैं। कार्बन के दो अपर रूप कौन कौन हैं? तो आप जानते हैं हीरा भी कार्बन का अपर रूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? श दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन बना होता है, बताइए हाइड्रोकार्बन किससे बना होता है? हाइड्रोकार्बन से ये स्पष्ट है, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक ना। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या है? हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, और हाइड्रो मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें क्या दिया आपका? और में हाइड्रोजन से, ब दिया है कार्बन से, स दिया है दोनों से, और द दिया है कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन से भी मिलकर बना होता है और कार्बन से भी मिलकर बना होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स। ठीक है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा? स, दोनों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि अगला जो वीडियो अपलोड करेंगे आप तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, और इस वीडियो का आप आनंद उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? अ दिया है मेथेन, ब दिया है एथेन, स दिया है दोनों, और द दिया है कोई नहीं। ठीक ना, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है आपका मेथेन और एथेन दोनों है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका क्या है? मेथेन भी है और एथेन भी है। ठीक है, तो आपका ये दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर्टज मात्रक है। हर्टज किसका मात्रक है? बताइए, हर्टज किसका मात्रक है? अ दिया है ऊर्जा का, ब दिया है आवृत्ति का, स दिया है तरंगदैर्ध्य का, द दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो हर्टज किसका मात्रक है भाई? तो ये आवृत्ति का मात्रक है। अपने अभी आगे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्टज होता है। ठीक है, ये आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अ दिया है आपका आंसर 20 हर्ट्ज से कम, ब दिया है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, स दिया है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और द दिया है उपयुक्त तीनों। तो ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह आपका क्या होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्किन उदाहरण है। एल्किन किसका उदाहरण है? अ दिया है मेथेन का, ब दिया है एथिलीन का, स दिया है एथेन का, और द दिया है कोई नहीं। बताइए एल्किन किसका उदाहरण है? एल्किन किसका उदाहरण है? तो एल्किन जो उदाहरण होता है ये एथिलीन का होता है। किसका होता है? एथिलीन का। ठीक ना, एल्किन किसका उदाहरण है? एथिलीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल्काइन का उदाहरण है। एल्काइन का उदाहरण क्या है? एसिटिलीन, ब दिया है मेथेन, स दिया है एथेन, द दिया है कोई नहीं। बताइए एल्काइन का उदाहरण क्या है? तो एल्काइन का जो उदाहरण होता है वह होता है एसिटिलीन। ठीक ना, एल्काइन का उदाहरण क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें। कार्बन यौगिक में पाया जाता है। कार्बन यौगिक में क्या पाया जाता है? अ दिया है क्लोरीन, ब दिया है कार्बन, स दिया है जिंक, द दिया है लेड। तो कार्बन यौगिक में क्या पाया जाता है? बताइए, जल्दी बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें क्या आंसर होगा 55 का। तो आपका कार्बन यौगिक में
कार्बन तो पाया ही जाएगा। ठीक है, तो कार्बन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बनिक में कार्बन अवश्य पाया जाएगा। अगर कार्बन नहीं पाया जाएगा तो वो कार्बनिक यौगिक होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कार्बनिक यौगिक में कार्बन पाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें हम लोग तो दिया है 56 को जो क्वेश्चन है यानी 56वां क्वेश्चन है, उसमें दिया है इंसुलिन कार्बन की कमी से होता है। बताइए इंसुलिन कार्बन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। और दिया है डायबिटीज, ब दिया है आपका कैंसर, स दिया है बुखार और द दिया है कालरा। क्या हो जाएगा बताइए। इंसुलिन की कमी से याद रखेंगे कि डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, जिसको हम लोग शुगर रोग के नाम से भी जानते हैं। डायबिटीज यानी शुगर रोग बहुत ही खतरनाक रोग होता है ना। कई रोगों को ये बुलावा देता है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो बहुत ही खतरनाक रोग है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर डायबिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। और दिया है डेसिबल में, ब दिया है मीटर में, स दिया है किलोमीटर में, द दिया है पास्कल में। क्या हो जाएगा बताइए भाई। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है तो डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बराबर ये सी टेट हो गया चाहे यूपी टेट हो गया, ये तो पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक ना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये बन चुका है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, या ऐसे पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो हो ही गया। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए 5 जून है, 7 जून है, 8 जून है, 9 जून है। आँख मूंद के मार दीजिए 5 जून। ठीक है, तो पर्यावरण जो दिवस होता है ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक ना, कब मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, एसिटिलीन का ये रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा। CH हो जाएगा कि C2H6 हो जाएगा कि C2H4 हो जाएगा कि C2H2 हो जाएगा। क्या होगा बताइए। तो एसिटिलीन का जो सूत्र होता है ये होता है C2H2। क्या होता है C2H2। ठीक ना, एसिटिलीन का ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ये द C2H2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा भाई बताइए, जल्दी बताएं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपका BTC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला दिया है उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा, ब दिया है सीधा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, स दिया है उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, और द दिया है सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। क्या हो जाएगा बताइए। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित लवण रहित पौधे का समूह है। हरित लवण रहित पौधे का समूह है। अ दिया है शैवाल, ब दिया है कवक,
स दिया है अनावृत बीजी और द दिया है उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? हरित लवण रहित पौधे का समूह क्या है? ओ दिया है शैवाल, ब दिया है कवक, स दिया है अनावृत बीजी और द दिया है उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? हरित लवण रहित पौधे का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है भाई? कवक कहलाता है। ठीक ना, कवक को इंग्लिश में फंजाई भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है भाई? अ दिया है आवर्तकाल, ब दिया है आयाम, स दिया है आवृत्ति और द दिया है इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु दाब आरोपित करती है। वायु दाब आरोपित करती है। अ दिया है केवल ऊपर की दिशा में, ब दिया है केवल नीचे की दिशा में, स दिया है चारों दिशा में और द दिया है किसी दिशा में नहीं। तो क्या सही हो जाएगा बताइए? वायु दाब आरोपित करती है क्या? बोलिए, जल्दी बोलिए। तो वायु दाब जो है आरोपित करती है चारों दिशाओं में। ठीक ना, वायु दाब चारों दिशाओं से ठीक है आरोपित करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? स, चारों दिशाओं में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। ये भी 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। BTC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। क्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप कौन है? तो एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। तो इसमें बताएंगे क्या हो जाएगा। अ दिया है ग्रेफाइट, ब दिया है हीरा, स दिया है शुगर चारकोल और द दिया है फ्लोरीन। तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन ये क्या है? क्रिस्टलीय रूप है। कार्बन के क्या है? क्रिस्टलीय रूप हैं। जबकि शुगर जो चारकोल है ये अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। तो आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? शुगर चारकोल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुक्कुट पालन संबंधित होता है। कुक्कुट मतलब मुर्गी, मुर्गा से। ठीक है, तो कुक्कुट पालन किससे होता है? मुर्गा से। ठीक है, मुर्गा में मुर्गा पालन किया जाता है, मुर्गी मुर्गा पालन किया जाता है इसमें, है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब, मुर्गा से, मुर्गी से। आगे बढ़ते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? बताइए। ये परिभाषा है, सभी लोगों को पता है कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। और सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। तरंग दैर्ध्य लैम्डा, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य की चाल भी में सही संबंध है। सही संबंध बताना है। अ दिया n बराबर लैम्डा अपान भी, ब दिया है v बराबर n अपान लैम्डा, स दिया है लैम्डा बराबर v अपान n और द दिया है लैम्डा अपान v अपान n अपान v। क्या हो जाएगा बताइए? जल्दी बताइए भाई। क्या हो जाएगा? तो लैम्डा बराबर हो जाएगा v अपान n। ठीक ना, लैम्डा बराबर क्या होता है? लैम्डा बराबर होता है v अपान n। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा आपका आंसर? कुछ ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लैम्डा बराबर v अपान n। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है बताइए? 1, ब दिया है 2, 3, 4। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। ठीक ना, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब। अगला दिया है DDT। क्या है DDT? क्या भाई? अ दिया है खरपतवारनाशी, ब दिया है कीटनाशी, स दिया है दोनों, द दिया है कोई नहीं। क्या हो जाएगा DDT? बताइए।
खरपतवारनाशी है, कीटनाशी है कि दोनों है कि कोई नहीं है, बताइए। तो DDT जो है एक प्रकार का कीटनाशी होता है, ठीक ना। क्या होता है? कीटनाशी। कीटों को मारने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तो DDT क्या है? कीटनाशी है। ये आपका बहुत सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 2,4-D है। 2,4-D क्या है? तो देखिए 2,4-D दिया और खरपतवारनाशी, ब दिया कीटनाशी, स दिया दोनों और द दिया है कोई नहीं। तो 2,4-D क्या है? ये खरपतवारनाशी है। क्या है? खरपतवारनाशी, ठीक ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? और 2,4,5-D ये भी क्या है? खरपतवारनाशी है। याद रखेंगे कि 2,4-D और 2,4,5-D ये दोनों क्या हैं? खरपतवारनाशी। खरपतवार को नष्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनका नाश हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आप हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने मित्रों को शेयर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो देखिए जो भी क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं और DLED में भी पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, ठीक है।